हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिश और आप देख रहे हैं जे स्टिक्स पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2। $97 बिलियन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है वर्ल्ड के अंदर फिटनेस इंडस्ट्री की, और इंडिया के अंदर ये कैरियर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड मोहित, जो नॉर्थ अमेरिका की बिगेस्ट फिटनेस चेन LA फिटनेस के अंदर 3 साल से प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, जहां वो प्रोफेशनल एथलीट्स को ट्रेन करते हैं और खुद भी एक प्रोफेशनल एथलीट रह चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी और आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मोहित भाई आपका वेलकम करूंगा कि आपने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करा। नो ब्रो, थैंक्स टू यू। तो ब्रो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई और आपने फिटनेस में करियर बनाने का कैसे सोचा। ओके ब्रो, मैं इस चीज के लिए खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे को बहुत ठीक टाइम पे पता लग गया था कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है। अराउंड ग्रेड 11 में मेरे को पता था कि मेरे को एग्जैक्टली पर्सनल ट्रेनिंग ही करानी है लाइफ लॉन्ग। तो इसका क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स को जाता है, मतलब जो मेरे से बड़े थे उस टाइम पे, फ्रेंड्स का मेंटोर्स मैं बोलना चाहूंगा उनको। जैसे एक वो चीज बोली जाती ना कि योर पेरेंट्स डोंट रेज यू व्हेन यू आर 14, इट्स योर पीयर्स हु रेज यू व्हेन यू आफ्टर यू आर 14। तो उस चीज में मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी, जैसे चूजिंग ए प्रोफेशन यू डोंट नीड वेकेशन फ्रॉम, ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगे। अगर हम लॉन्जेविटी की बात करें, नहीं तो आप उस काम से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल गिरती चली जाएगी उसके बाद। तो अगर अराउंड ग्रेड 11 में मैं उस टाइम तक क्रिकेट छोड़ चुका था और मैं रियलाइज कर रहा था कि मतलब आगे क्या करना है, मेरे को किस साइड जाना है। तो उन दिनों के ड्यूरिंग मेरे को पता लगा कि मेरे को जो लेग डे का जो पेन होता है और जो रनिंग में स्प्रिंटिंग करते वक्त जो ब्रेथलेसनेस फील होती है, वो दोनों चीजें मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। और फिर मैं वो करता रहा। फिर मेरे को थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ कि ये पार्ट मेरे को ज्यादा पसंद है जितना मैं क्रिकेट खेलता था उस पार्ट से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें करियर बनाया जाए। तो फिर मैंने अब अपने फ्रेंड से बात की, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया काफी कि हाँ ये अच्छा करियर है, इसमें जाना चाहिए। फिर मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया थोड़ा, और अभी मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ। और एक चीज सुनी थी मैंने, ये भी मेरे फ्रेंड ने बताई थी, उन्होंने मेरे को बताई थी कि ड्रीम्स डोंट कम ट्रू, प्लान्स डू। मतलब उन दिनों के ड्यूरिंग मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि मेरे को वहां जाना है, आपके पास ऑन पेपर प्लान होना चाहिए कि मैं वहां तक जाऊंगा कैसे। कि मैं अगले 2 साल में ये करूंगा, उससे 3 साल मेरा ये प्लान होगा। तो उस टाइम पे इट वाज अराउंड 2013 जब मैंने प्लान किए थे। अब मेरे अगले 10 साल तो, और अभी तक मैं ऑलमोस्ट उसी प्लान पे चल रहा हूँ। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने जैसे प्लान की थी वैसे नहीं गई है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट उसी प्लान पे चल रहा हूँ। और मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है इस प्रोफेशन को चूज करके, क्योंकि मेरे को दिन में 14 घंटे काम करके ऐसा नहीं फील होता है कि मैं थक गया हूँ या मैंने कुछ काम किया है। मैं दिन में 14-15 घंटे काम करके जब अपने घर पे जाता हूँ तो फिर भी मैं एनर्जेटिक होता हूँ। हाँ थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं मेंटली नहीं थकता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे को एक्चुअली पसंद है। ब्रो इसके अंदर एक चीज मेरे को ये पूछनी है कि मतलब ऐसे करियर ऑप्शन को चूज करना जो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है। इंडिया में मोस्टली यही होता है कि भाई 11th 12th के बाद साइंस ले लो या तो मेडिकल ले लो, या तो फिर ऐसे
को चूज करना और पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल था? और मतलब अगर कोई लेना चाहे तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे? ब्रो, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे को मतलब बहुत सपोर्टिव हैं वो, मतलब वो हाँ मेरे से पूछा था उन्होंने कि भाई क्या है, लेकिन फिर जब मैंने उनको अपना वो प्लान बताया कि मैं ऐसे 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 यहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, तो उनको लगा कि हाँ इस एज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मतलब ब्रेव डिसीजन है, लेकिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, जो उस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो मेरे को उस एज में डिस्करेज कर देते तो हो सकता है मैं कुछ और कर रहा होता, लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से और मेरे दो फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से मैंने वो चूज किया, और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक इसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी खुश हूँ अपने काम के साथ। ब्रो, आपने प्लान के बारे में बताया कि आपने जब 11th 12th में थे तो आपने अपने 10 साल का प्लान बना रखा था। हाँ तो ब्रो मैं यही पूछूंगा कि एक 11th 12th के बच्चे के लिए उसके 10 साल का प्लान बनाना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल चीज है, क्योंकि 11th 12th के बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं क्या लेना है, मैंने बीटेक लेना है, मैंने बीएससी लेना है। लेकिन आपने 12th क्लास के अंदर अपने 10 साल का प्लान बना लिया, और वो भी सॉलिड फुल प्रूफ प्लान की वही, और उस प्लान के ऊपर चल भी रहे हो। तो ये बिल्कुल, प्लान। बिल्कुल 100%। तो हाँ। सबसे पहले जो मैंने चीज डिसाइड की थी, जैसे जिस टाइम पे मैं वहां पे एक्सरसाइज करता था, मैंने उनसे पूछा था कि मैं कैसे आ सकता हूँ इस फील्ड में, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा उन्होंने भी मेरे को बताया था। तो मेरे को याद है जिस दिन मेरा 12th का लास्ट एग्जाम था, शायद इकोनॉमिक्स का एग्जाम था वो, तो जब वो खत्म हुआ उससे अगले ही दिन मैं सर्टिफिकेशन में एनरोलमेंट कराने के लिए मैं जो है दिल्ली गया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने वो सर्टिफिकेशन खत्म किया, और फिर उसके बाद मेरा जो प्लान में अगली चीज थी सर्टिफिकेशन के बाद ऑफ कोर्स जॉब की, मेरे को जॉब करनी है कि मैं करके देखना चाहता था कि एक्चुअली कैसा लगता है, क्योंकि प्लान का एक ये पार्ट भी था कि अगर मेरे को लगता है कि मतलब एक्चुअली जब मैं इस प्रोफेशन के अंदर जाता हूँ और मेरे को लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैं बैक ऑफ कर जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने मेरे को भगा दिया था लिटरली, कि बच्चों को जॉब नहीं देते हम। मतलब मैं जब 17 साल का था, जब मैं पहली जॉब मांगने गया था, उसके बाद मैं घर पे आया, मैंने 2 महीने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे मैं ट्रेनर से मिला, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं 2 महीने बाद फिर से गया वहां पे, मैं गोल्ड जिम में गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हमने पहले भी बोला था आपको, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप मेरा 2 दिन का ट्रायल लो, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। तो फिर वो कैसे न कैसे करके वो कन्विंस हो गए थे जो ओनर थे वहाँ के, और फिर मेरा 1 ही दिन का ट्रायल हुआ था, उससे अगले दिन मेरा जॉब पे पहला दिन था। तो मतलब 1 ही दिन में वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ मैं इस जॉब को डिजर्व करता हूँ। और उसके बाद उस साल में मेरे को 4 बार ट्रेनर ऑफ द मंथ भी मिले गोल्ड जिम इंडिया की तरफ से। और फिर उसके बाद मेरा जो अगला प्लान था वो था हायर एजुकेशन। तो जो प्लान में अगला पार्ट था, तो उसके लिए मैंने इंडिया में यूनिवर्सिटीज सर्च की। तो 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं तमिलनाडु में जो फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स कराती हैं, लेकिन बहुत प्रेसाइज नहीं था वो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बाहर जाना होगा, जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कि मेरे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो मेरे को बाहर जाके करनी होगी वो। फिर उसके लिए मैं अभी बाहर गया, फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे का प्लान ये है मेरा कि मैं वापस इंडिया आके ही काम करूंगा। मैं हाईएस्ट लेवल पे इंडियन एथलीट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ। तो अभी तक सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, आगे देखते हैं। ब्रो, जैसे आपने बताया कि आपने इंडिया के अंदर भी यूनिवर्सिटी सर्च करी, फिर आपको अल्टीमेटली बाहर जाना पड़ा अपने करियर को परस्यू करने के लिए। तो मतलब आप कैसे देखते हैं इंडिया के अंदर इस फील्ड के, इस करियर के अंदर कितना स्कोप है, और आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर ये फील्ड इतना ग्रो कर पाएगा जितना बाहर की कंट्रीज में ग्रो कर रहा है? ये स्कोप एक बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं,
जहाँ पे एजुकेशन भी है, लेकिन मेरा गोल था, मेरे को कुछ वर्ल्ड क्लास करना था। तो एक एक चीज होती है कि अगर आपको कुछ वर्ल्ड क्लास करना है तो आपको वर्ल्ड क्लास लोगों से सीखना होगा। जैसे सपोज मैं वहाँ पे सिर्फ कॉलेज के एजुकेशन के लिए नहीं हूँ, मैं वहाँ पे जो टॉप क्लास ट्रेनर्स हैं वो भी यूएस और कनाडा में ही है। तो मैं उनसे भी बात करता रहता हूँ, मतलब कंसल्टेशंस करता रहता हूँ। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कोप है इंडिया में, ऑफ कोर्स स्कोप है, लेकिन अगर आपको अगर कुछ वर्ल्ड क्लास करना है तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उससे कुछ अलग और बड़ा करना होगा, तब भी आप किसी बड़ी जगह पे पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैंने प्लान में ये इंक्लूड किया था। ब्रो, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई ऐसी 3 टिप्स जो आप देना चाहते हो कि मतलब कोई अपना फिटनेस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको आपको 3 टिप्स देनी हो कि भाई आपको ये चीज करनी चाहिए ताकि आपका करियर बड़ा हो सके और इंश्योर मतलब लॉन्ग करियर हो सके, उसमें 3 टिप्स क्या हो सकती हैं आपकी? ओके, तो हम किसी बिल्कुल न्यूबी ट्रेनर की बात कर रहे हैं या जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है? जो मतलब कोई 11th-12th का बच्चा, जो कोई बच्चा ऐसा देखने लग रहा है जो सोचता है कि भाई मुझे फिटनेस के अंदर जाना है, मेरे को ट्रेनिंग कुछ करना है, तो उसके लिए क्या 3 एडवाइस होंगे कि जो उसके फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए बच्चे के, ताकि उसके फंडामेंटल्स रहे और उसका करियर बड़ा हो सके? ओके, तो सबसे पहली चीज है मेंटोरशिप, कि आपको कोई एक इंसान होना चाहिए जिससे आप सीखें सारी चीजें। जैसे स्टार्टिंग में सबसे बेसिक चीज यही है कि जो इंसान ऑलरेडी ये काम कर रहा है, आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए, उससे पूछिए कि ये प्रोफेशन कैसा है, मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। तो वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन उसको उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आपका ग्रोथ माइंडसेट, कि आप ग्रोथ माइंडसेट बोल सकते हैं, और फिर उसको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग बोल सकते हैं, कि आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए स्टार्टिंग में। फिजियोलॉजी भी सीखनी होती है, आपको एनाटॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको बायोमैकेनिक्स की भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आता है। उसके बाद जो मेरे को लगता है वो है एजुकेशन, मतलब रियल एजुकेशन, जैसे सर्टिफिकेशन या फिर बैचलर्स मास्टर्स, फिर ये मतलब ऐसे ये हायरार्की मेरे को लगता है जो जो सही है। तो मतलब वही, हर फील्ड के अंदर यही है कि आपका प्रॉपर मेंटोर भी होना चाहिए, आपका जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा साउंड होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप एक फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। 100%। जैसे मैंने अराउंड 11th में ये पढ़ी थी ये बात, कि इट्स नॉट योर पेरेंट्स हु रेज यू आफ्टर यू आर 14, इट्स योर पीयर्स हु रेज यू आफ्टर 14। तो वो बहुत जरूरी चीज है कि आप कौन लोग आपके अराउंड हैं, मतलब उनके माइंड का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, और फिर हाँ, उससे काफी कुछ चीजें बदल जाती है। इंग्लिश के अंदर एक कोट भी है कि यू आर द एवरेज ऑफ द पर्सन, एवरेज ऑफ द 5% अराउंड यू। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल 100%। हाँ, अच्छा, वो अगर इस फील्ड के बारे में देखें तो इसके अंदर अगर कोई इंसान इस फील्ड को चूज करता है तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड के अंदर? ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत वाइड है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं तो वो सबसे पहले है पर्सनल ट्रेनिंग। आप किसी जिम के लिए काम कर रहे हैं, फिर आपका आता है फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब सपोज आप मल्टीपल जिम्स में काम कर रहे हैं, आप ग्रुप्स में भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप होम पर्सनल ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। फिर आता है आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब इनमें भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो सपोज आप पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी जिम के लिए, तो वहां पे क्या होगा, आपको वो जिम आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगा, और फिर हाँ, उसका वो कुछ कट ऑफ लेते हैं आपकी इनकम में से, क्योंकि वो आपके लिए आपकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आपको क्लाइंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका स्केड्यूल भी मेंटेन कर रहे हैं। और फिर आती है आपकी फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब सपोज आप एक घंटा इस जिम में जा रहे हैं, 2
घंटा उस जिम में जा रहे हैं, फिर आप 1 घंटा किसी को घर पे भी जाके एक्सरसाइज करा रहे हैं। मतलब वो होता है आपका उसमें आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो वो फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनिंग होता है। उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि उसमें किसी भी पॉइंट पे कैंसिलेशन हो सकता है, मतलब कोई भी इंसान कभी भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन जब अगर आप किसी को कॉर्पोरेट फिटनेस फैसिलिटी के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जिसमें मेनली आप प्रो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग is majorly about how to get an athlete fast, strong and lean. तो वो उसके ऊपर होता है। फिर आती है आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग में सपोज हम वीडियो कॉल पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, या मैं कोई वर्कआउट टेम्पलेट लेके आपको दे रहा हूँ, आप वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करने से पहले एटलीस्ट 4-5 साल का पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए यू नीड बॉडीज टू लर्न। मतलब आपको जब आप डिफरेंट बॉडीज को ट्रेन करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी आप सीखेंगे उन चीजों से। तो मेरे को लगता है ऑनलाइन ट्रेनिंग सबसे पहले 4-5 साल वो कराना चाहिए। हाँ, कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो सीधा वो कुछ साल एक्सरसाइज करते हैं, सीधा ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे को नहीं लगता वो बहुत आइडियल चीज है। मतलब उसको पहले वो चीज उसने फील नहीं किया, वो मतलब प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर रहा है वो इंसान जो सीधा ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने चला गया। क्योंकि जब आप एक्चुअली 1-on-1 फ्लोर पे ट्रेन करते हैं तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो होता है वो उसको सबसे बड़ा लर्निंग फेज मानता हूं मैं कि तो मेरे को लगता है ऑनलाइन ट्रेनिंग से पहले भी पर्सनल ट्रेनिंग ही है। ब्रो, कोई बच्चा, अगर कोई भी इंसान कोई करियर चूज करता है तो सबसे पहले देखता है कि इसके अंदर कमाई कितनी है, इसमें पैसा कितना है। तो इसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। और एक मैं पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे कि आप कितना कमाते हैं? ओके, तो ब्रो ये बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी। सपोज मैं एज ए पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है मैं कौन से जिम के साथ काम कर रहा हूँ, उनका जो पर्सनल ट्रेनिंग का पैकेज है वो कैसा है। और फिर सपोज मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, तो फिर उसमें मैं अपने प्राइसेस क्रिएट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। फिर सेम गोज फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। फिर सपोज मैं एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो वो सैलरी बेस्ड जॉब है कि वो लोग मेरे को 1 महीने की सैलरी देंगे। तो लेकिन मेरे को लगता है ये आंसर किसी को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेसाइज आंसर नहीं है। लेकिन हाँ, इट इज व्हाट इट इज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन। सपोज कोई पर्सनल ट्रेनर गोल्ड जिम के साथ जॉब स्टार्ट करता है तो वो 8,000 पे स्टार्ट करता है, लेकिन उसी जिम में एक ऐसा ट्रेनर भी है जिसने 1 साल पहले काम स्टार्ट किया था और वो 50,000 अर्न कर रहा है एवरी मंथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। करियर ग्रोथ के बारे में क्या है करियर के अंदर की, मतलब करियर ग्रोथ कितना रैपिड है इसके अंदर, या फिर करियर ग्रो करने में टाइम काफी लग जाता है? वो भी इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा सेगमेंट चूज किया है ट्रेनिंग का। सपोज आपने पर्सनल ट्रेनिंग चूज किया है किसी कॉर्पोरेट फैसिलिटी के साथ, एक कोई कॉर्पोरेट जिम है उसके साथ आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो उनके काफी प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे सपोज आपका 6 महीने के बाद आप प्रमोट हो जाओगे, या फिर आपकी इनकम इतने % बढ़ा दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड कर दे कि आपकी इनकम कितनी होगी। इसका इनकम का ग्रोथ रेट वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर वो सारी चीजें ऑन पॉइंट है तो ये बहुत अच्छा अर्निंग प्रोफेशन है। हिंदी में कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी बनेगी। हाँ बिल्कुल।
जितनी मेहनत करेंगे उतना अर्निंग सोर्स है। तो हाँ। ब्रो इसके अंदर एवरेज ड्यूरेशन कितना लगता है अगर किसी को कोई करियर बनाना है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है करियर बिल्ड करने में, वेल सेटल्ड जिसे कह सकें हम? ओके, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वो जो भी इंसान है वो प्रोफेशनल एथलीट्स को ट्रेन करना चाहता है वर्ल्ड क्लास लेवल पे। हम्म ओके, तो सबसे पहले स्कूल के बाद सपोज जो फर्स्ट प्रायर रिक्वायरमेंट होती है वो है आपकी क्वालिफिकेशंस। तो हम्म सपोज वो 3 साल की बैचलर्स करता है, उसके बाद मास्टर्स करता है, और उसके बाद वो क्वालिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। उसके हम्म साथ हम्म साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सपोज कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो पढ़ाई के ड्यूरिंग ही काम करते रहते हैं, और कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो पढ़ाई के बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। हम्म उसी के साथ कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो उसको काउंट करते हैं सिर्फ। तो उस हम्म। पे काफी कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग सोर्स क्या है? कि मतलब एक तो चलो आपने बताया कि आपका मेंटर प्रॉपर होना चाहिए, हम्म, और आपका पीयर ग्रुप है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फील्ड के अंदर आगे जाने के लिए। और क्या बिल्कुल। लर्निंग और क्या लर्निंग सोर्स हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर? और भी बहुत सारे लर्निंग सोर्स हैं, जैसे सपोज इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप वो पढ़ना स्टार्ट करिए। हाँ, सब कुछ सही नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हाँ, आप मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं ग्रो कराने में ही हेल्प हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं बहुत सारा, और उसके बाद आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर किताबें हैं, फिजियोलॉजी के ऊपर अलग से बुक्स हैं, एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स के ऊपर अलग से बुक्स हैं, अनेटमी के ऊपर अलग से बुक्स हैं। तो आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन जो मेरे को पर्सनली सबसे अच्छा सोर्स लगता है वो है इंटर्नशिप। सपोज कोई अच्छा ट्रेनर है, आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि क्या आप उसके अंडर इंटर्न कर सकते हैं क्या। क्योंकि आप सोचिए, एक ट्रेनर है जो पिछले 25 साल से ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग करा रहा है। तो अगर आप उस इंसान के साथ 4 हफ्ते का भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा सकता है जो किसी भी किताब या कोई भी कॉलेज की डिग्री आपको सिखा नहीं पाएगी। तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट सोर्स वो है। और वो आपको सिखाएंगे, और फिर वो आपको उसके अलावा बता भी सकते हैं कि हाँ, आप ये यहाँ से स्टार्ट, मतलब वो आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ब्रो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि एक कोई ट्रेनर है, वो कोई सिटी का कोई लोकल जिम है वहाँ पे भी ट्रेनिंग करवा रहा है। एक कोई ट्रेनर है जो इंटरनेशनल एक रेप्यूटेड जिम है जैसे गोल्ड जिम है वहाँ पे भी ट्रेनिंग करवा रहा है। और एक कोई इंटरनेशनल से बाहर की कंट्री से पढ़ के आया है, वो भी ट्रेनिंग करा रहा है। तो मतलब इन तीन कैटेगरीज में क्या चीज है कि जो आपको अलग करेगी? कि मतलब इतनी भीड़ ज्यादा है ट्रेनिंग के अंदर, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको खुद के अंदर इक्विप करनी चाहिए ताकि आप ऑड वन आउट बन सके, भीड़ में से बाहर निकल सके? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम्म सबसे ज़रूरी मैटर करता है रिजल्ट्स। आपके पास एक पूरी पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए कि हाँ, मैंने इन लोगों को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है। ये मेरे पास एथलीट था, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया। ये मेरे पास एथलीट था, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया। इसको मैंने थोड़ा फास्टर बनाया। ये मेरे पास इंसान आया था, इसका मैंने फैट लॉस कराया है, इसका इतना लीन मसल गेन करा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है रिजल्ट्स। आप कितने लोगों को आपने एक्चुअली रिजल्ट्स दिए हैं, वो चीज है जो हर एक ट्रेनर को ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उसने एक्चुअली कितने लोगों को ट्रेन किया है आज तक, और उनमें से कितने कितने परसेंट एक्चुअली उस गोल को अचीव कर पाए हैं। ये अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की बात करें तो हाँ, रिजल्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कि हाँ, और फिर अगली चीज, आप कितना जल्दी उन 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 रिजल्ट्स को पाते हैं। सपोज आपको स्ट्रोंग या फैट लॉस 1.5 साल में
1.5 साल में आप खुद भी कर लोगे, या कोई भी ट्रेनर करा सकता है, लेकिन उसको बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कराना वो ट्रेनर का काम होता है। ब्रो, इंडिया के अंदर फिटनेस ट्रेनर का जॉब एज अ टैबू माना जाता है अभी भी, कि मतलब किसी को अगर कोई कहे कि भाई मैं फिटनेस ट्रेनिंग का जॉब कर रहा हूँ या मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो सोसाइटी में एज अ एक्सेप्टेबल जॉब नहीं देखते, इस चीज को एज अ रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं देखते इंडिया के अंदर स्पेशली। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर तो फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होती है कि भाई फिटनेस ट्रेनर है, हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन इंडिया के अंदर ये टैबू अभी भी है कि फिटनेस ट्रेनर की जॉब एज अ रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं मानी जाती। तो इस चीज को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा इंडिया के अंदर, या फिर ये चीज इंडिया में कम होने लग रही है अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल, बिल्कुल 100%। ये चीज जैसी पिछले 3 साल में थी, अब बिल्कुल बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी चेंज ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। ये इसलिए है क्योंकि जो लोग पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं वो मोस्टली वो लोग होते हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जिम होते हैं इंडिया में उनकी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर होती भी है तो वो कोई बेसिक सा सर्टिफिकेशन होता है। तो जो स्कूल ड्रॉप आउट लोग होते हैं उनको लगता है कि जो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, उनको बस जल्दी से एक अर्निंग सोर्स चाहिए होता है, तो वो लोग उसको करते हैं। तो फिर वो जब एक्सरसाइज कराते हैं और जब एक एजुकेटेड इंसान, मैं बोलना चाहूंगा, एक्सरसाइज कराता है, तो दोनों में फर्क मतलब क्लियरली वो रिफ्लेक्ट होता है। तो उसकी वजह से हाँ, ये हमारे लोगों की भी मेंटेलिटी है कि वो इंसान को जज करते हैं बहुत जल्दी, इसलिए ट्रेनर्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है इंडिया में। बिल्कुल। अरे अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कम भी होने लग रहा है, और मुझे उम्मीद भी है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रेनर्स को भी एज अ रिस्पेक्टेबल जॉब बिल्कुल कंसीडर करेंगे। 100%। जैसे धीरे धीरे लिटरेसी रेट इस फील्ड में बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रेनर्स की रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाएगी, उनकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, उनका जो रिकॉग्निशन और सेल्फ एस्टीम है वो भी 100% बढ़ेगा टाइम के साथ। बिल्कुल 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 ब्रो, टाइम काफी हो चुका है। मैं बिल्कुल फाइनल सवाल पूछूंगा आपसे। अगर आपको वापस आपकी 11th क्लास में पहुंचा दिया जाए और आपको इसी का चूज करना है, तो आप क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करोगे, या फिर आप कैसे अपने करियर को अप्रोच करोगे फिर? ओके, तो सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की थी वो मैंने 11th में कॉमर्स लेके की थी। तो अच्छा। अगर मेरे को फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं साइंस लूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने कॉमर्स ली थी, उसकी वजह से मेरा जो मैंने प्लान बनाया था वो 3 साल लंबा बना था, क्योंकि जो मैं अब मैं 10 साल में अचीव करूंगा, वो अगर मैं कॉमर्स ना लेता तो मैं वो 7 साल में अचीव कर पाता। तो मेरे को वो लगता है कि जो मेरे को उस टाइम पे वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा नहीं, मेरे को कुछ भी लगता है, क्योंकि सब जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं मेरे को लगता है वो जरूरी है और ज्यादा सीखने के लिए, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब एक प्रोसेस का पार्ट है कि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग में, तो आप बहुत चीजें सीखते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, और वो आप मिस्टेक से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इंग्लिश वो कहते हैं, कहावत भी है कि यू नेवर कमिट मिस्टेक्स, यू ऑलवेज लर्न। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रो, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, काफी मतलब आपके जो करियर ऑप्शन है इसके बारे में मुझे पता चला, और ये भी पता चला कि आपका फ्यूचर के अंदर कितना आपका गोल होना चाहिए, आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या प्लानिंग चाहिए आपके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उस चीज के बारे में भी काफी मतलब समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कन्वर्सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक्स ब्रो।